प्रिय छात्रों, आज हम लोग बजट पर एक परिचयात्मक बहस करेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक योजना तो हम लोग बना लेते हैं, 5 वर्षीय योजना। विकास करने के लिए हम लोग जो योजना बनाते हैं, एक 5 वर्षीय योजना बनाते हैं, इसे पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान कहते हैं। और यह योजना जो है मध्यकालिक योजना होती है। लेकिन इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि लंबे समय के लिए 15 साल 20 साल के लिए भी हम एक योजना बनाते हैं दृष्टि योजना के रूप में। लेकिन वार्षिक योजना के तौर पर अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि भारत में जो बजट है वही वार्षिक योजना है, और इसी वार्षिक योजना को हम लोग बजट के नाम से स्मरण करते हैं। यानी बजट ही एक प्रकार की हमारे देश में वार्षिक योजना होती है। और इस योजना में हम लोग ये देखते हैं कि सरकार अपने प्राप्ति और व्यय के सारे विवरण को जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है, और इन्हीं विवरणों के आधार पर सरकार अपनी प्लान बनाती है, और इसी बजट के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी जो होते हैं वह अपनी प्लान बनाते हैं। यह प्लान निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियों से संबंध रखता है। इसमें उत्पादन है, उनका टर्नओवर का लक्ष्य होता है, इसी तरीके से लाभ का लक्ष्य होता है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कहीं ना कहीं बजट से रिलेटेड या संबंधित जरूर होता है। तो हम लोग देखिए आज जो चर्चा करेंगे वह बजट पर चर्चा होगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का। तो बजट में देखिए पढ़ना क्या पड़ता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ताकि सब कुछ आपको स्पष्ट रहे कि बजट वास्तविक रूप से क्या क्या इसमें जानना होता है। तो हम एक यहाँ पर बजट के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले तो बजट की हम लोग डिफिनेशन या परिभाषा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोग ये देखेंगे कि बजट की परिभाषा क्या है, यानी बजट कहते किसे हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चर्चा करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कहने का मतलब है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के बाद हम लोग बजट में एक प्रोसेस की चर्चा करेंगे कि भारत में बजट किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से इसे लागू किया जाता है। इस पर हम लोग जब बहस करेंगे तो इसे प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि प्रोसेस पे चर्चा होती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें टाइप ऑफ बजट का अध्ययन करते हैं, यानी बजट के प्रकार का अध्ययन करते हैं। इसमें तमाम तरह के बजट होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा कि निष्पादनकारी बजट क्या है, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं, कार्यकारी बजट किसे कहते हैं, संसदीय व विधायी बजट किसे कहते हैं, इसी तरीके से आउटकम बजट क्या है, लाभ और घाटे का बजट क्या है, वो हम लोग बजट के प्रकार में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि बजट का स्ट्रक्चर होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बजट। इसमें बजट का सैद्धांतिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ बजट, बजट की संरचना, इसमें हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि बजट में एक ओर प्राप्ति होती है और दूसरी ओर क्या होता है, व्यय होता है। और प्राप्ति और व्यय के विवरण को ही हम लोग बजट कहते हैं। अब प्राप्ति में सवाल यह है कि किन किन मदों को शामिल किया जाता है। तो जैसे प्राप्ति भी कई तरीके के होते हैं, जैसे राजस्व प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति होती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं
कि योजनागत प्राप्ति होती है, गैर योजनागत प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि प्राप्ति में, व्यय में भी हम लोग ये देखते हैं कि इसी तरीके के व्यय भी दो तरीके के होते हैं, राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है। इसी तरीके से उसका फिर उपवर्गीकरण करते हैं क्रियात्मक आधार पर। तो यहाँ पर पूरे बजट के स्ट्रक्चर में हम लोग इस पर बहस करते हैं। इसके बाद इसी स्ट्रक्चर से हम लोग एक पॉलिसी को निकालते हैं, क्योंकि बजट केवल आय और व्यय का ब्यौरा मात्र नहीं होता है, बल्कि इसके सहायता से सरकार जो होती है वह अर्थव्यवस्था को नियमित या नियंत्रित कर सकती है, और यहीं से पॉलिसी उत्पन्न होती है, और इसी पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी के नाम से स्मरण करते हैं या राजकोषीय नीति के नाम से स्मरण करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है या महत्वपूर्ण नीति है, और ये सरकार की नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जनरली सरकार ही इसे लागू करती है। जैसे दो नीति होती है, एक राजकोषीय नीति और दूसरी मौद्रिक नीति। इन दोनों नीति सरकार की होती है, और राजकोषीय नीति का संबंध जो होता है वह निश्चित तौर पर बजट से होता है। यह वित्त मंत्रालय इसे क्रियान्वित करती है, जबकि मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करने का श्रेय जो दिया जाता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी की चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर करंट बजट का अध्ययन करेंगे। करंट बजट का मतलब वर्तमान समय में, जैसे वर्तमान समय में 2020-21 का बजट सरकार ने दिया है, तो 2020-21 की बजट पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद इसका इवोल्यूशन या समीक्षा करेंगे, और इस समीक्षा के बाद हम लोग ये देखते हैं कि बजट की सेगमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो इतने सारे सेगमेंट जो होता है वो बजट में देखना पड़ता है। अब इसमें से यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि सलेबस तो एक ही है। जीएस का सलेबस अगर देखा जाए, जीएस में जो इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी का सलेबस जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब बराबर है, बस कंटेंट का बहुत बड़ा अंतर होता है। और कंटेंट हम लोग ये देखते हैं कि जब बदल जाता है तो चीज़ें अलग बिल्कुल हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूपीएसआई के तर्ज पर ही या उसी एग्जामिनेशन को ध्यान में रख कर ही हम लोग चर्चा इस पर करेंगे, ताकि बजट से अगर शब्दावली से सवाल पूछा जाए या बजट के करंट बजट से सवाल पूछा जाए तो उन सवालों का जवाब आप दे सकें। तो हम लोग सबसे पहले बजट की परिभाषा पर ध्यान देंगे। तो बजट कहते किसे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बजट कहते किसे हैं, तो जनरली बजट आप हो या सरकार हो या प्राइवेट कंपनी हो, सारे लोग अपना अपना बजट बनाते हैं। जैसे आपकी बजट और सरकार की बजट, इन दोनों ही बजट में केवल डिग्री का अंतर होता है, लेकिन बजट एक ही होता है। जैसे सरकार की बजट का आकार और स्वरूप बड़ा होता है, जबकि आपकी बजट का आकार और स्वरूप जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। आपकी बजट की अवधि 1 महीने की या 2 महीने की या 6 महीने की हो सकती है या साल भर की, लेकिन सरकार की बजट पूरी अवधि, संपूर्ण अवधि यानी वर्ष भर के लिए होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि बजट कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा या सरकार द्वारा बनाया जाएगा तो एक समय अवधि जरूर लिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बजट को डिफाइन करेंगे, और बजट की परिभाषा में एक चीज़ तो तय हो गया कि कभी भी बजट को परिभाषित जब भी करेंगे तो एक समय अवधि अवश्य होगा, यानी समय अवधि के अभाव में बजट को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम जिस बजट की बात कर रहे हैं वह गवर्नमेंट की बजट की बात कर रहे हैं, यानी सरकार की बजट की बात कर रहे हैं। तो जब सरकार की बजट होती है तो बजट में हम लोग ये देखते हैं कि 2 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। जनरली आप बजट बनाते हैं तो जैसे आपके पास पैसा कितना है ये एक अनुमान लगाते हैं, यानी आपकी आमदनी या आय कितना है, और इस आय का हिस्सा व्यय कहाँ कहाँ करेंगे ये आप ध्यान में रखते हैं। उसी तरीके से सरकार के बजट में भी हम लोग ये देखते हैं कि 2 पार्ट होता है। एक तो हम लोग ये देखते हैं कि रिसीट है, और दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि एक्सपेंडिचर है, व्यय है। इसे प्राप्ति कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। इसे प्राप्ति कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। यह प्राप्ति और व्यय सरकार की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी बजट चाहे कोई भी बनाए, निश्चित है कि प्राप्ति और व्यय का उल्लेख
किया जाएगा, यानी एक रिसीट का और दूसरा एक्सपेंडिचर का उल्लेख अवश्य किया जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम जो बजट की चर्चा करते हैं वो किसकी बजट है, तो वो सरकार की। इसका मतलब है कि परिभाषा में कहीं ना कहीं सरकार को भी शामिल करेंगे। तो अब यहीं पर हम लोग ये देखते हैं कि इन्हीं शब्दों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो वाक्य मिलेगा या सेंटेंस मिलेगा वही बजट की परिभाषा होगी। तो चलिए, बजट कभी भी बनाएंगे एक समय अवधि में। बजट में एक ओर प्राप्ति होती है, दूसरी ओर क्या होता है, व्यय होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जिस बजट की चर्चा की जा रही है वो सरकार से रिलेटेड होती है। इसी 4 शब्दों को अगर आपस में जोड़ दिया जाएगा तो निश्चित है कि बजट की परिभाषा हो जाएगी। तो देखिए, जोड़ा जाए, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सरकार अपनी प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण या ड्राफ्ट को जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है उसी को बजट कहते हैं। एक बार फिर से, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सरकार अपनी प्राप्ति तथा व्यय का विवरण या ड्राफ्ट, विवरण को ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सरकार अपनी प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के समक्ष का मतलब संसद में जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है उसे बजट कहते हैं। इस तरीके से यह बजट की परिभाषा बन गई। और बजट की इस परिभाषा से 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं कि बजट में एक पार्ट जो होता है वो प्राप्ति होता है और दूसरा क्या होता है, व्यय होता है। अब इन्हीं प्राप्ति में से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं और सरकार व्यय किन किन मदों पर करती है, यही हम लोग बजट में चर्चा करते हैं। तो अभी तक की सबसे बेहतर परिभाषा बजट की जो है वो हमने बताया है, और यही परिभाषा आप कहीं बताएं या इसी का उल्लेख करें। निश्चित तौर पर यह बजट की परिभाषा आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया है और यही परिभाषा अभी तक की उपयुक्त परिभाषा है। अब ये तो हो गया परिभाषा। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कहने का मतलब है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत बड़ा होता है। हम आपको केवल वही चीज़ें बताएंगे जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से आपके लिए उपयोगी हो, यानी जो एसआई में पूछा जा सकता है उसी का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, बजट शब्द की उत्पत्ति जो होती है, हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अध्ययन करेंगे अब, यानी इस बजट में से जो हमने बताया है इसका विभिन्न सेगमेंट हमने कर दिया है और इसमें ये दूसरा सेगमेंट हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो बजट शब्द की उत्पत्ति हम लोग ये देखते हैं कि बाउजेट शब्द से होती है। बाउजेट एक फ्रेंच वर्ड है, बाउजेट एक फ्रेंच शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो यह सफेद रंग के चमड़े का थैला होता है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनान में लोग करते क्या थे, जब बाजार में निकलते थे तो वो लोग चमड़े का थैला लेकर जाते थे। उनके 2 पॉकेट होते थे, एक पॉकेट में वो अपना पैसा रखते थे और उसी पैसा को खर्च करने के बाद जो उन्हें वस्तु मिलता था वो दूसरे पॉकेट में रख लिया जाता था। इसका मतलब है कि एक पॉकेट में प्राप्ति थी और वही प्राप्ति को व्यय करके जो वस्तु मिलता था उसे दूसरे पॉकेट में रख लेते थे। इस तरीके से बाउजेट शब्द से ही हम लोग ये देखते हैं कि एक नया शब्द उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, जिसे बजट कहते हैं। और बाउजेट शब्द का वास्तविक अर्थ जो होता है वह है सफेद रंग के चमड़े का थैला। समय गुजरता चला जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि ब्रिटेन में पहली बार व्यवस्थित ढंग से बजट की चर्चा की गई। उस समय हम लोग ये देखते हैं कि ब्रिटेन में राजशाही थी और 1766 का वर्ष होता है।
1766 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ का राजा जो होता है उसका नाम है बालपोल। बालपोल जो होता है इस समय यहाँ पर शासक होता है, सम्राट होता है। और इसी के शासनकाल में जो इसका वजीर या फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री जो था उसका नाम था फिलिप। उसका नाम था फिलिप। फिलिप एक बड़ा मजाकिया किस्म का व्यक्ति था और उसने मजाक में ही बजट को पहली बार ब्रिटेन के संसद में प्रस्तुत किया था। यानी राजा के जो सदन थे, संसद थे, उसी संसद में पहली बार फिलिप जो होता है मजाक के उद्देश्य से या लहजे से पहली बार बजट को पेश करता है। उस समय बजट एक हास्य का विषय वस्तु था, हंसी मजाक का विषय वस्तु था, यह कोई सीरियस मुद्दा नहीं था। तो इस तरीके से पहली बार हम लोग ये देखते हैं कि ब्रिटेन में 1766 में बालपोल के शासनकाल में फिलिप द्वारा बजट को पेश किया गया और उस समय बजट एक हास्य का विषय वस्तु था, कोई सीरियस मुद्दा नहीं था। लेकिन समय गुजरता है, अनेक अर्थशास्त्री बजट का अवलोकन करते हैं। इसी दौर में हम लोग ये देखते हैं कि एक अर्थशास्त्री तीसा की जब महान मंदी 1929 में जन्म लेती है, 30 में पूरे दुनिया में फैल जाती है और 1936 में जेएम कीन्स एक अपनी पुस्तक लेकर आता है और वह बजट को अत्यधिक फंक्शनल और क्रियात्मक बना देता है। और इस क्रियात्मक होने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि बजट एक सीरियस मुद्दा बन जाता है और आज दुनिया के सभी देश में बजट के सहायता से विकास करने का प्रयत्न किया जाता है और इसके सहायता से बहुत हद तक अर्थव्यवस्था को नियमित भी कर लिया जाता है। तो इस तरीके से 1766 में पहली बार ब्रिटेन में ही बजट को बालपोल ने पेश किया। बालपोल के शासनकाल में फिलिप ने पेश किया। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में इसका आगमन कैसे होता है, इसकी चर्चा कर लिया जाए। तो भारत में आप जानते हैं मुगलों की सत्ता का पतन हो जाता है। उसके बाद यहाँ ब्रिटिश जो होते हैं, ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो हुकूमत शुरू कर देते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि 1857 का विद्रोह होता है। विद्रोह के बाद विद्रोह को दबा देते हैं अंग्रेज। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो होता है उसे वायसराय, गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया जाता है। और इसी समय हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि विभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है और इसी विभागीय व्यवस्था के बीच हम लोग ये देखते हैं कि 1860 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हम लोग ये देखते हैं कि इसका वित्त सचिव जो था उसका नाम था जेम्स विल्सन। 1860 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। उस समय बजट पर हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी प्रकार के कोई बहस करने की अनुमति या मतदान कराने की अनुमति नहीं थी। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि इस पर बहस की अनुमति मिल जाती है 1892 में। उसके बाद 1919 के भारत अधिनियम में हम लोग ये देखते हैं कि इस पर मत विभाजन का भी प्रस्ताव रख दिया जाता है। तो समय के साथ हम लोग ये देखते हैं कि यही बजट हमारे देश में पेश किया जाता था और इस बजट को सामान्य बजट कहा जाता था। लंबे समय तक हमारे देश में एक ही बजट, सामान्य बजट पेश किया जाता रहा। लेकिन भारत में प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर विदोहन करने के लिए अंग्रेज परिवहन व्यवस्था का तेज गति से विकास करना चाहते थे और उन्होंने ये काम करने के लिए रेलवे का तेज गति से विस्तार किया। और रेल परियोजना जो होती है वह भारत सरकार की सबसे बड़ी प्रतिष्ठान बन जाती है। और रेल परियोजना को और बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए 1921 में हम लोग ये देखते हैं कि एक समिति का गठन किया जाता है और इस समिति को एकवर्ष समिति कहा जाता है। 1922 में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और 1923 में हम लोग ये देखते हैं कि एकवर्ष से ही कहा जाता है, एकवर्ष से ही ये कहा जाता है कि आप रेल बजट अलग से पेश कीजिए ताकि रेल को अलग से धन मिल सके और इस धन का बेहतर इस्तेमाल करके रेल परियोजना का तीव्र गति से हम विस्तार कर सके।
इस तरीके से भारत में सामान्य बजट से रेल बजट को 1923 में अलग कर दिया गया और पहली बार रेल बजट को 1923 में एकवर्थ ने ही प्रस्तुत किया और तब से लेकर लंबे समय तक हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। लेकिन आप जानते हैं कि इस परंपरा को कब खत्म किया गया? 1918 में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश की सरकार पहली बार निर्णय करती है कि रेल बजट को सामान्य बजट में समाहित कर दिया जाए और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1919 के बजट में पहली बार 2019 के बजट में हम लोग ये देखते हैं कि 2018 में रेल बजट को सामान्य बजट में समाहित कर दिया गया और समाहित करने के बाद 2019 में एक ही साथ अब रेल बजट को सामान्य बजट के साथ पेश किया जाता है। अब अलग से रेल बजट को प्रस्तुत हमारे देश में नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अब हमारे देश में एक ही बजट है। अब रेल बजट को पृथक रूप से या सेपरेटली प्रस्तुत भारत में नहीं किया जाता है। जबकि इसके पहले रेल बजट रेल मंत्री प्रस्तुत करता था, बाद में सामान्य बजट आता था और यही परंपरा लंबे समय तक बनी रही। लेकिन इस परंपरा को 2018 में छोड़ दिया गया और 2019 से हमारे देश में रेल बजट को समाहित सामान्य बजट में कर लिया गया। अतः भारत में अब एक ही बजट वित्त मंत्री जो प्रस्तुत करता है वही बजट हमारे देश में सामान्य बजट के रूप से नाम से लागू होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि बजट हमारे देश में किस तरीके से चलता है आगे। तो लंबे समय तक तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश हुक्मरानों ने हुकूमत किया और उनके शासनकाल में ब्रिटिशर्स ने ही बजट को पेश किया। पहली बार हमारे देश में जेम्स विल्सन ने बजट को प्रस्तुत किया। लेकिन आप जानते हैं कि नेशनल मूवमेंट भी चलता है। नेशनल मूवमेंट के दौरान अंतिम समय में हम लोग ये देखते हैं कि ये लगने लगता है कि भारत अब आज़ाद हो जाएगा। इसीलिए 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो होती है वह भी 1946 में सरकार में शामिल होती है और उन्हीं के तरफ से हम लोग ये देखते हैं कि जो वित्त मंत्री होते हैं चौधरी लियाकत अली, ये हमारे देश में पहले ऐसे वित्त मंत्री थे जो भारतीय थे, यानी अंग्रेज नहीं थे। तो इन्होंने 1946 में पहली बार बजट को पेश किया, यानी परतंत्र भारत में पहली बार भारतीय द्वारा जो बजट पेश किया गया था वो चौधरी लियाकत अली द्वारा पेश किया गया। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। आज़ादी के पश्चात हम अपनी अलग बजट बनाते हैं और हमारे देश के वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री जो होते हैं आर.के. षणमुगम चेट्टी बनाए जाते हैं। आर.के. षणमुगम चेट्टी जो होते हैं वह हमारे देश में स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि भारत में पहली बार 1952 में अंतरिम बजट पेश किया गया और इस समय वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? सी.डी. देशमुख हुआ करते थे। तो 1952 में भारत में सी.डी. देशमुख द्वारा पहली बार अंतरिम बजट पेश किया गया, जबकि इसके पहले 12 अंतरिम बजट अब तक हमारे देश में पेश किया जा चुका है। लेकिन प्रथम अंतरिम बजट 1952 में सी.डी. देशमुख ने पेश किया। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि उतार चढ़ाव के साथ बजट अभी तक हमारे देश में लागू होता है। बजट को हम अपने देश में वार्षिक योजना के नाम से भी कह सकते हैं या वार्षिक योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार के सभी आय और व्यय का पूरा ब्यौरा होता है और ब्यौरा के साथ ही सरकार जो होती है वह अपने सारे कार्यक्रमों को संपन्न करती है और कम समय में बेहतर विकास करने का लक्ष्य पूरा इसी बजट के सहायता से सरकार करती है। तो इस तरीके से ये हमारे देश में बजट का एक संक्षिप्त रूप से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और यूपीएसआई के लिए इतना इतिहास पर्याप्त है, क्योंकि इससे आगे इतिहास पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं है। अब सवाल यह है कि बजट की प्रोसेस हमारे देश में क्या रही। तो याद रखिएगा, भारत में बजट एक संवैधानिक प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। भारत में बजट जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 और आर्टिकल 202, अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के बजट
यानी संघीय बजट की व्यवस्था की गई। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अनुच्छेद 202 में राज्य सरकारों के बजट का प्रावधान किया गया। इस तरीके से भारत में बजट को एक संवैधानिक प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में बजट के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल सेटलमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरणिका कहा गया है। यानी बजट को संविधान में बजट नहीं कहा गया है, केवल आपातकालीन उपबंध में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन इन आर्टिकल में अगर देखेंगे तो बजट को एक विशेष शब्द से संबोधित किया गया है, जिसे एनुअल फाइनेंशियल सेटलमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरणिका कहते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर पूछी भी जाती है कि बजट को संविधान में कहा गया है तो वार्षिक वित्तीय विवरणिका कहा गया है। अब देखिए, हमारे देश में प्रत्येक वर्ष बजट जो होता है वह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। अब वित्त मंत्री जो होता है वह राष्ट्रपति की सहमति लेता है, और लंबे समय तक हमारे देश में 2016 के पहले तक भारत में हम लोग ये देखते हैं कि फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर ही बजट को पेश किया जाता था। 2016 के पहले तक फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर हमारे देश में वित्त मंत्री राष्ट्रपति के सहमति से संसद में बजट को पेश करता था। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि 2016 के बाद से हमारे देश में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत अब वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। यानी इन परंपराओं को समाप्त जो किया गया वह 2016 में किया गया, और तब से हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि 1 फरवरी में ही अंतरिम सामान्य बजट जो होता है वित्त मंत्री पेश करता है। अब देखिए, बजट जब संसद में पेश किया जाता है तो उसमें 1 वर्ष का बजट नहीं होता, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि उसमें 3 वर्ष का बजट होता है। जो बजट हम लोग ये देखते हैं कि पारित होने वाला होता है, उस बजट को आगामी वर्ष का बजट कहते हैं। और जो बजट यानी जिस वर्ष हम बजट पेश करते हैं उस वर्ष को चालू वर्ष का बजट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2020 में हम बजट प्रस्तुत किया गया, तो 2020-21 के वर्ष को हम लोग आगामी वर्ष का बजट कहते हैं। इसे कौन बजट कहते हैं? आगामी वर्ष का बजट। इसे संसद में पारित होना होता है। इसी तरीके से इसके पहले वर्ष का भी बजट संसद में रखा जाता है। इसके पहले वर्ष का मतलब 2019-20 का बजट। इस बजट को हम क्या कहते हैं? चालू वर्ष का बजट। चालू वर्ष का बजट यानी करंट बजट। इस चालू वर्ष के पहले भी एक बजट का उल्लेख किया जाता है। इस बजट को 2018-19 का बजट कहते हैं, और इस बजट को हम कहते हैं पूर्व वर्ष का बजट यानी प्री ईयर बजट इसे कहते हैं। तो एक साथ संसद में हम लोग ये देखते हैं कि ये तीनों वर्ष के बजट शामिल होते हैं। हालांकि पारित हम लोग ये देखते हैं कि केवल आगामी वर्ष का बजट होता है, लेकिन जो बहस होती है वो पूर्व वर्ष के बजट के आधार पर होती है। पूर्व वर्ष के बजट के आधार पर चालू वर्ष की बजट की समीक्षा की जाती है, और चालू वर्ष की बजट के समीक्षा के आधार पर आगामी वर्ष के बजट में लक्ष्य का निर्माण या अनुमान लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि संसद में एक साथ 3 वर्ष के बजट पहुंचते हैं, और इसके पहले वर्ष के बजट को संसद के बाहर रखा जाता है ताकि किसी भी हवाला की आवश्यकता हो तो उन बजट के कागजों को निकालकर संसद में रखा जा सके। तो इस तरीके से प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री अब फरवरी माह 1 फरवरी को संसद में बजट राष्ट्रपति के सहमति से प्रस्तुत करते हैं, और जिस दिन संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है उस पर किसी भी प्रकार की कोई बहस या चर्चा नहीं होती है। लेकिन ठीक उसके बाद से हम लोग ये देखते हैं कि निरंतर बजट पर बहस और चर्चा होती है, और हर हालत में बजट को 30-31 मार्च यानी मार्च के अंतिम कार्य दिवस को हम लोग ये देखते हैं कि हर हालत में सरकार को संसद से बजट को पारित करा लेना पड़ता है। और इसी बजट को हम लोग ये देखते हैं कि अप्रैल
से इसे 1 अप्रैल से हर हालत में इस बजट को लागू कर दिया जाता है। बजट के कुछ चीज़ें जो होती है वह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वह एक निर्दिष्ट तिथि पर पहले से बजट में उल्लेख होता है और उस निर्दिष्ट तिथि पर हम लोग ये देखते हैं कि उसे लागू करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये 3 वर्ष का बजट, पूर्व वर्ष के बजट के आधार पर चालू वर्ष की बजट की समीक्षा की जाती है और इसी समीक्षा के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बजट में लक्ष्य का निर्माण किया जाता है। और संसद में जब बजट एक बार पारित हो जाता है तो यह पूरे देश में लागू हो जाती है और इसका कुछ हिस्सा जो होता है वह तत्काल प्रभाव से और कुछ विशेष निर्दिष्ट तिथि पर ही हम लोग ये देखते हैं कि लागू होता है। तो देखिए प्रिय छात्रों, आपको एक सूचना दे देते हैं कि यहाँ पर हमने केवल यूपीएसआई एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो परिभाषा है वो हमने बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हमने बताया, केवल आप ही के एग्जाम को टारगेट करते हुए, और साथ में हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रक्रिया है वो यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कैसे कैसे कितने सवाल बन सकते हैं? 15-16 टाइप सवाल होंगे और इससे अलावा सवाल नहीं होगा। तो ये हम आप लोगों को आगे जब हमारी लेक्चर होगी तब हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सवाल यहाँ पे जनरेट होंगे और इसका उत्तर आपको कैसे देना होगा। लेकिन याद रखिएगा, उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब इन सभी बातों को समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए। अगर आपको लगे कुछ दुश्वारी हो, परेशानी हो, तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में समस्या डाल सकते हैं, उस पर हम लोग आपको कोई समस्या का निदान करेंगे। और जब बाकी क्लास जब ओपन होगा, शुरू होगा, तब हम आप लोगों को पूरी तरीके से चर्चा इस पर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देखिए, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और साथ में सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आप लोग देखिए मनोबल को बढ़ाते चलिए ताकि हम लोग भी आप लोगों के टारगेट में कहीं ना कहीं एक साधन के रूप में कार्य कर सकें। तो आज के लेक्चर में बस हमारी आपकी इतनी बातें, और फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे।